स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमने रिकार्डो की थ्योरी पूरी कर ली है, JS मिल की थ्योरी कर ली है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हैबरलर की थ्योरी करेंगे। ये सभी थ्योरीज प्रतिष्ठित सिद्धांतों में आते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित सिद्धांत हैं ये। तो रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धांत का केंद्र बिंदु क्या था? मूल्य का श्रमदान है। और मूल्य का श्रम सिद्धांत स्वयं अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। श्रम मूल्य सिद्धांत में श्रम को उत्पत्ति का एकमात्र साधन मानते हुए समस्त श्रम को समरूप माना है। वास्तव में वस्तुओं का उत्पादन केवल श्रमिकों द्वारा ही नहीं किया जाता, वरन उत्पत्ति के अन्य साधनों यथा भूमि, पूंजी, संगठन आदि के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल होता है। उत्पादन के इन साधनों को श्रम के साथ एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता, वरन इनका अनुपात भी परिवर्तनशील होता है। समस्त श्रम समरूप नहीं होता, बल्कि श्रमिकों की कार्यकुशलता में भी अंतर पाया जाता है। ये भी मैं, हालांकि ये सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन किसी कारण से मैं आपके पास में रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हैबरलर की थ्योरी हमें पढ़नी है इसके बाद। अवसर लागत सिद्धांत हैबरलर का दिया हुआ, तो उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट किया JS मिल के बाद में, इसलिए हम ये बैकग्राउंड में ये चीज़ें याद कर रहे हैं। व्यवहारिक जगत में श्रम का एक समूह नहीं, बल्कि अनेक अप्रतियोगी समूह होते हैं, जिनके मध्य मजदूरी के समान होने की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। मजदूरी के समान होना यानी कि मजदूरी एक जैसी नहीं होती। ऐसी स्थिति में वस्तुओं की तुलनात्मक लागतों की तुलना उनमें निहित श्रम की मात्रा के आधार पर नहीं की जा सकती, है ना, क्योंकि जब मजदूरी ही समान नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं? न तो कार्यकुशलता समान है, न मजदूरी समान है। तो इन समस्याओं के समाधान के रूप में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैबरलर ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत का एक विवरण दिया और एक विकल्प के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया अवसर लागत सिद्धांत हैबरलर के द्वारा। अब ये अवसर लागत का अर्थ क्या होता है, ये आप लोग प्लीज़ लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 नंबर के प्रश्नों में भी पूछा जाता है, टिप्पणी के रूप में भी पूछा जाता है, और 2 नंबर के प्रश्नों में भी पूछा जाता है। दिए हुए उत्पादन का अवसर लागत वैकल्पिक उत्पादन की वह मात्रा है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, दिए हुए उत्पादन का अवसर लागत, है ना, दिए हुए उत्पादन का अवसर लागत वैकल्पिक उत्पादन की वह मात्रा है जिसे उन साधनों द्वारा उत्पादित किया जा सकता था, जिसे उन साधनों द्वारा उत्पादित किया जा सकता था, अर्थात उत्पादन का दूसरा सर्वोत्तम विकल्प जिसका पहली वस्तु का उत्पादन करने के लिए परित्याग कर दिया है ना। ये बात हालांकि मैंने पहले भी आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाई है, हम फिर से समझते हैं। इसे प्रतिस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। और हैबरलर के अनुसार वस्तु A की दी हुई मात्रा X की सीमांत लागत के रूप में, है ना, वस्तु A की दी हुई मात्रा X की सीमांत लागत के रूप में B वस्तु की उस मात्रा को स्वीकार किया जाना चाहिए जिसका त्याग A वस्तु की X 1 इकाई के स्थान पर X इकाई के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन मैं आपको केवल इसलिए पढ़ के सुना रही हूँ क्योंकि ये मुझे आपको ये बताना है कि पुस्तकों में इस प्रकार की लैंग्वेज लिखे रहने से आप लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इसका तो ये है कि इस प्रकार बाज़ार में A और B वस्तुओं का विनिमय अनुपात उनकी लागतों के समान होगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाती हूँ। जैसा मैंने पहले भी समझाया था कि मान लीजिए एक कृषक अपने खेत में गेहूं और मक्का दोनों में से किसी एक का उत्पादन कर सकता है, ठीक है। तो वो या तो गेहूं का उत्पादन कर सकता है या मक्के का उत्पादन कर सकता है। यदि वह गेहूं का उत्पादन करता है तो गेहूं की अवसर लागत मक्का की वह मात्रा है
जिसका त्याग उसने गेहूं के उत्पादन के लिए किया है। ये बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा रही हूँ मैं, है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मक्के का उत्पादन करता है तो मक्के की अवसर लागत क्या हो गई, गेहूं की वह मात्रा है जो वो उसने नहीं उत्पादित करी, है ना। इस प्रकार दो वस्तुओं के मध्य विनिमय अनुपात अवसर लागत के रूप में होता है। मैं दोबारा बोलती हूँ कि यदि एक कृषक अपने खेत में गेहूं या मक्का दोनों में से किसी एक का उत्पादन कर सकता है। यदि वह गेहूं का उत्पादन करता है तो गेहूं की अवसर लागत क्या हो गई, मक्का की वह मात्रा जिसका त्याग गेहूं का उत्पादन करने के लिए कर दिया गया। और अगर आप दूसरे उसमें देखें तो मक्का की, अगर वो मान लीजिए मक्का का उत्पादन करता है तो गेहूं की वह मात्रा जिसका उसने त्याग कर दिया, किसके लिए, मक्के के उत्पादन के लिए, तो वह अवसर लागत हो गई। तो ये अवसर लागत का कॉन्सेप्ट है। आपको यह पूरे तरीके से समझाना होगा अगर आप लोग इसको आगे क्वेश्चन में आंसर देते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है। अब अवसर लागत सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं। हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, और वो मान्यताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 लिखिए, वस्तु एवं साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो यह भी एक तरीके से काल्पनिक, आप देख लीजिए, मान्यता ली गई है, लेकिन ये लेनी ही पड़ती है। तो वस्तु एवं साधन बाजार में हम कह रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। नंबर 1 तो ये एजम्पशन हो गया। नंबर 2 एजम्पशन उन्होंने लिया, प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू AR, यानी कीमत। तो ये तो हमारी परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में ही आता है। थर्ड थिंग है कि किसी की उत्पादन के साधन की इकाइयों की कीमत प्रत्येक उद्योग में समान होती है। किसी की उत्पादन के साधन की इकाइयों की कीमत प्रत्येक उद्योग में समान होती है। तो इसका भी आप इसको भी समझ लीजिए कि उत्पादन के साधन की इकाइयों की कीमत प्रत्येक उद्योग में समान होती है। अब ये भी वैसे काल्पनिक है। सेकंड है, उत्पादन के विभिन्न साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहते हैं। उत्पादन के विभिन्न साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहते हैं। तो अब आप देखिए कि जितने भी प्रोडक्शन, वो सारे के सारे फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। ये भी एक काल्पनिक सा एजम्पशन है। 5वां एजम्पशन है, उत्पादन के प्रत्येक साधन की कीमत प्रत्येक प्रयोग में सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, अगर आपको सीमांत उत्पादकता सिद्धांत याद है तो अपन ने प्रथम वर्ष में पढ़ा था, वो ये उसी आधार पर है। चूँकि हम परफेक्ट कंपटीशन मान रहे हैं, तो इसमें उत्पादन के प्रत्येक साधन की कीमत जो है प्रत्येक उद्योग में सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। तो मतलब एक्सप्लॉयटेशन तो ये मानते ही नहीं है। नंबर 6, दी हुई तकनीकी स्थितियों के अंतर्गत उपलब्ध साधनों से वस्तुओं का उत्पादन सर्वाधिक कुशलता से किया जाता है। अब ये भी मान रहे हैं कि मैक्सिमम आपकी जो एफिशिएंसी वो यूज़ हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है कि हर एक लेबर की मैक्सिमम एफिशिएंसी यानी कि सर्वाधिक कार्यकुशलता उसकी यूज़ हो जाए। बहुत सारी जगहों पर हम एक कार्यकुशल श्रमिक को लगाते ही नहीं है काम पर, तो उसकी कार्यकुशलता यूज़ कैसे होगी, लेकिन ये एजम्पशन उन्होंने लिया है। 7वां है कि किसी देश में उपलब्ध साधनों की पूर्ति स्थिर रहती है। इन्होंने माना है कि किसी भी देश में जितने भी साधन हैं उनकी सप्लाई बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। अब हम अवसर लागत सिद्धांत की व्याख्या को शुरू करते हैं, ये एजम्पशंस के बाद में। आप देखिए, प्रोफेसर हैबरलर ने ये स्पष्ट किया कि विभिन्न वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य उनके उत्पादन में प्रयुक्त श्रम की निरपेक्ष मात्राओं द्वारा निर्धारित नहीं होते, बल्कि वस्तु के उत्पादन हेतु त्याग किए गए विकल्प या अवसर लागत द्वारा निर्धारित होते हैं। हैबरलर के इस विश्लेषण को हम इस 3 स्थितियों में बताएंगे आगे चलकर। एक तो स्थिर अवसर लागत की स्थिति होगी, एक होगी वर्धमान अवसर लागत की स्थिति, और तीसरी होगी ह्रासमान अवसर लागत की स्थिति। मेरे ख्याल से अभी हम आपको स्थिर अवसर लागत शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग एजम्पशंस को बहुत अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर मैं पूरी टेबल वगैरह बताऊँगी, डायग्राम्स बताऊँगी। तो मुझे लगता है हमें यहाँ ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ें। और मेरा ये क्वेश्चन भी है आप लोगों से कि आप लोग
अच्छी तरह से इनके एजम्पशंस को अच्छी तरह तैयार कर लें और मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर के भेजें एक एक की व्याख्या कि इसके एजम्पशंस क्या हैं, क्योंकि ये एजम्पशंस पे क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर वाले प्रश्न पे तो आता ही आता है। तो इसलिए मेरा ये आप लोगों से आग्रह है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।